वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोदी डायनेस्टी के बारे में। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो उतना सा ज़रूर पढ़ेंगे जितना से हमें मेडिवल इंडिया में हो रहे इस नॉर्थर्न रीजन में, नॉर्थर्न इंडिया में क्या हलचल है, किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे वो पता चलेगा। ठीक है, तिमूर का इन्वेजन हुआ था। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में देखा कि तिमूर के इन्वेजन के बाद ये जो रीजन था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार वाले रीजन तक, यहाँ पे शर्की डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गया था और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर रहे थे अच्छे से। ठीक वैसे ही जो दिल्ली का रीजन था वो खाली रहा था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत था वो तो बर्बाद हो गया था। तो थोड़ा देर के लिए दिल्ली पे सैयद डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बहुत सालों तक नहीं चला, बहुत ही शॉर्ट लिव था। इसी टाइम पे, जिस टाइम पे सैयद डायनेस्टी दिल्ली में रूल कर रहा है, इसी टाइम पे जो पंजाब का रीजन है, इस रीजन पे कई सारे अफगान जो सरदार्स थे वो हम लोगों को उभरते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो थे वो थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो थे वो इस पूरे पंजाब के रीजन में सबसे पावरफुल अफगान सरदार थे, और उनका पावर इस तरीके से बढ़ता चला गया क्या कि उन्होंने सैयद डायनेस्टी को एंड कर दिया दिल्ली में। अब जैसे सैयद डायनेस्टी एंड हुआ और वहाँ से लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। और जो बहलोल लोदी थे, आपको पता होगा इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत पे रूल चल रहा था तुगलक का, और उनसे पहले जो प्रीडेसेसर्स थे उनके, वो सभी के सभी टर्किश ओरिजिन के थे, सभी तुर्क थे। लेकिन ये जो बहलोल लोदी थे ये अफ़गान थे, है ना, अफ़गानी थे। तो जैसे ही इनका यहाँ पे रूल स्टार्ट होता है तो जितने भी अफ़गान नोबल्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, एक कास्ट या एक ट्राइब का जब रूल होगा दिल्ली जैसे सीट पे, तो आपको पता ही है कि ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसका वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि एक बहुत ही समझ लीजिए कि पावरफुल सीट है उनकी, है ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे अफ़गान नोबल्स जो है वो धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल होते हैं, और किस तरीके से क्या डेमोग्राफिक चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि बहलोल लोदी और उनके सक्सेसर्स जो थे जैसे कि सिकंदर लोदी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे मेडिवल पीरियड में। इसके अलावा उनके क्या क्या चैलेंजेस थे और इंडियन सोसाइटी पे उनका क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, जब दिल्ली में जो सैयद डायनेस्टी था उनका रूल था, तो उसी रूल के अंदर बहलोल लोदी को सिरहिंद के रीजन का इक्ता, मतलब समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ऑनरशिप तो नहीं कहिएगा, रूल करने के लिए दिया गया कि आप वहाँ रूल करें और जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करें। तो हम लोगों ने पहले बहुत सारे वीडियोस में देखा इक्ता का माने क्या है। ठीक है, तो बहलोल लोदी को दिल्ली सल्तनत के द्वारा, सल्तनत तो नहीं कहेंगे, सैयद डायनेस्टी जो रूल कर रही थी दिल्ली पे, उसके द्वारा सिरहिंद का इक्ता मिला था। और बहलोल लोदी धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लेता है। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे तो नहीं कहेंगे, बहुत ही फास्ट किया, क्योंकि उसके बाद हम लोग देखते हैं बहलोल लोदी जो है वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है दिल्ली का। तो हुआ क्या कि वो अपना जो पावर है वो बढ़ाता चला गया। इस वजह से क्या हुआ कि जब मालवा का अटैक हुआ दिल्ली पे, तो इस अटैक के ख़तरे की वजह से, डर की वजह से, जो दिल्ली के रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उन्होंने बहलोल लोदी से सपोर्ट मांगा कि आप आइए मदद कीजिए। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ख़तरा टल गया, जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद जो बहलोल लोदी थे उनको वापस जाना था अपने रीजन में रूल करने के लिए, जिम्मेदारी संभालने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो है दिल्ली में रुक गए। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने के बाद दिल्ली में रुक गए और उनके जितने फोर्सेस थे उन्होंने दिल्ली में कंट्रोल जमा लिया। 1451 में क्या हुआ कि जो सैयद डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका डेथ हो जाता है, और उनके डेथ होने के बाद बहलोल लोदी अपने आप को ऑफिशियली, है ना, क्राउन करते हैं, अपने आप को राजा घोषित करते हैं, और यहाँ पे सैयद डायनेस्टी ख़त्म और लोदी डायनेस्टी स्टार्ट। बहलोल लोदी की जो जितनी भी ताकत थे, वो प्राइमरीली जो फोकस था उनका वो ये था कि शर्की रूलर्स के पावर को ख़त्म किया जाए। उनका जो खतरा था दिल्ली, मतलब उनकी जो चाहत थी दिल्ली पे राज करने की, उसको ख़त्म किया जाए, और जो कि हम देखते हैं ख़त्म होता भी। तो अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो अफ़गान थे, तो उन्होंने क्या किया, जो रोह का रीजन है वहाँ से कई सारे अफ़गान्स को इनवाइट किया कि आपके ही भाई का राज चल रहा, आ जाइए, समझ लीजिए एक तरह से, है ना। तो जो अफ़गान थे रोह से, बहुत सारे अफ़गान्स जो है वो मिलिट्री सर्विस और जो भी सल्तनत के जितने, मतलब दिल्ली में जो रूल था उनका, उसमें जितने भी सर्विसेज रहे होंगे, सिर्फ मिलिट्री सर्विसेज नहीं, और जो भी ऑफिस संभालना हो, इन सभी सर्विसेज में वो लोग आए और ज्वाइन किए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी थी उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा, है ना,
उसके कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। और ये जो अफ़गान आए, इसकी वजह से कई सारे कंसिक्वेंसेस हुए नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में दिल्ली के। क्योंकि उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि खान हुआ, पठान हुआ, ये जितने भी अभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं ये सभी अफ़गान से आए हुए थे। और इसी वजह से कई सारा डेमोग्राफिक चेंज देखने को हम लोगों को मिलता है, जो लोधी डायनेस्टी उस टाइम पे भी और उसके बाद भी, तो फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस थे। लोधी डायनेस्टी के जो सबसे सिग्निफिकेंट रूलर थे, जो सबसे पावरफुल रूलर थे, वो थे सिकंदर लोधी, जिनका रूल जो था वो 1489 से 1570 तक था। मतलब उनके राज में कई सारे चैलेंजेस आए। इनमें से जो सबसे कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट, सबसे उनके लिए सबसे मान लीजिए कि मुश्किल चैलेंज था, वो था कि जितने भी अफ़गान सरदार थे उन सब पे कंट्रोल करना। क्योंकि अफ़गान सब के बीच में ना एक समझ लीजिए कि एक फीलिंग है जिसको कहते हैं कि ट्राइबल इंडिपेंडेंस, कि जितने भी ट्राइब्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, कोई राजा वाला कंसेप्ट है ही नहीं उनके में, है ना। सब ट्राइब अपना इंडिपेंडेंट है और उस ट्राइब को रूल करेगा उनका जो चीफ होगा, सरदार होगा वो। और इस वजह से क्या हुआ, जितने भी अफ़गान सरदार थे वो अपने आप को मानते ही नहीं थे कि भाई जो बहलोल लोधी या फिर जो सिकंदर लोधी ये राजा हैं हमारे। तो वो सुल्तान सिकंदर लोधी को अपने सुपीरियर नहीं मान के अपना बस ब्रदर मानते थे, कि समझ लीजिए कि इक्वल है हमारे, वो भी सरदार हम भी सरदार, ऐसा वाला। सिकंदर लोधी ने कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे तरीके अपनाए कि ये जो अफ़गान सरदार है वो मुझे सुपीरियर माने, अपना जो सुपीरियर स्टेटस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए। जैसे कि अपने सामने जितने भी सरदार थे उनको बैठने नहीं दिया जाता था, वो खड़े रहते थे। इसके अलावा जब भी रॉयल ऑर्डर उनके पास जाएगा, फरमान जाएगा, तो वो उसको बहुत इज्जत से रिसीव करेंगे। बेइज्जती कोई किया तो उसके साथ समझ लिए कि ख़तरनाक खेल खेल लिया जाता था। खैर, हालांकि वो बहुत कोशिश किए और इसमें बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस मिला नहीं, क्योंकि जो उनके सेंस में है ही नहीं, जो अफ़गानों के समझ लिए कि कल्चर में था ही नहीं, वो उसको कितना जल्दी वो सीख पाएंगे। तो सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन हाँ ये हुआ कि इस चक्कर में उन्होंने बहुत ही एक इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर दिया, जो कि जिसका बेसिस क्या था, जस्टिस, कि न्याय अगर दिलानी है तो चाहे मेरा भाई उसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो गया, कोई भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलेगी। इस बेसिस पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही स्ट्रांगली कह सकते हैं कि फंक्शन कर रहा था। जितने भी हाईवेज़ थे उनको चोरों से, उचक्कों से, जितने भी डाकू होते थे उनसे महफूज कर दिया गया, उनसे सुरक्षित कर दिया गया। और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थे, समझ लीजिए कि डेली जो यूज़ होने वाला सामान सब है, खाने पीने वाला ये सब, इसका जो प्राइस था बहुत ही रिजनेबल रहा, मतलब मेंटेन किया कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसको और इतना भी कम नहीं कि उपजाने वाले को नुकसान हो जाए, तो बहुत ही इस चीज़ पे अंकुश रखा गया। और जो खेती थे उनके तरीक़ों में बदलाव लाया गया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए। जो सिकंदर लोधी के एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन आगे चल के हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी जो है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं से इंस्पायर होकर, इन्हीं के चीज़ों को लेकर के उसको थोड़ा और है ना मॉडिफाई करके जो शेर शाह सूरी है उन्होंने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। सिकंदर लोधी जो है उनको ऑर्थोडॉक्स रूलर माना जाता है, लेकिन उन्होंने कह लीजिए कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत कह सकते हैं कि एक कल्चरल यूनिटी के तरह, कल्चरल यूनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि यूनिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को बिलोंग करते थे। तो कोशिश तो उन्होंने की कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में जो कल्चरल रीअप्रोचमेंट है उसको फॉस्टर किया जाए। उन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को सपोर्ट किया, फिलोसोफर्स को सपोर्ट किया, जो कि अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, उसके अलावा दूसरे अलग अलग रिलीजन्स से बिलोंग करते थे। तो रीजन और रिलीजन दोनों जगहों के जितने भी कह सकते हैं कि दोनों फील्ड के, दोनों तरीके के जितने भी स्कॉलर्स थे उनको वो जगह दिए, उनको वो सपोर्ट किया, पेट्रॉन बने उनके। इसके अलावा अपने कोर्ट में कई सारे कल्चरल ल्यूमिनरीज़ को जगह दिया उन्होंने। इसके अलावा कई सारे जो संस्कृत वर्क्स थे उनको पर्शियन में कन्वर्ट किया, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि इनके शासनकाल में पर्शियन जो है वो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। और इनका जो कोर्ट था उसमें कई सारे जो हिंदूज़ थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को भी होल्ड करते हैं, क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जस्टिस पर बेस्ड था, रिलीजन पे बेस्ड नहीं था। कहने का मतलब यही कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पोस्ट मिलेगी, धर्म आपका कुछ भी हो जाए।
हालांकि ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कल्चरल आप फ्रीडम की तरह से देख सकते हैं कि थोड़ी आज़ादी इस चीज़ में थी, लेकिन उन्होंने जो शरिया लॉ था, इस्लामिक लॉज था, बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो करवाया। जो इस्लामिक लॉज थे उनको इन्फोर्स किया, और जो हिंदूज़ थे उन पर दोबारा जिजिया टैक्स लगा दिया, और लड़ाइयों में कई सारे हिंदू टेम्पल्स भी डिमोलिश किए, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को ना कमज़ोर करने के लिए और रिबेलियन ना हो इसके लिए। क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम पर जो टेम्पल्स हुआ करते थे ये एक सिंबल हुआ करते थे यूनिटी का, तो उसको तोड़ दिया करते थे जितने भी रूलर्स हुआ करते थे। तो इन्होंने भी ऐसा घटिया काम किया। ऐसा नहीं कि वो कल्चरल यूनिटी दिखाया बहुत बड़े लेवल का, ऐसा नहीं है। जैसा रूल को डिमांड हुआ, कह सकते हैं जैसा डिमांड ऑफ लॉ हुआ, उन्होंने वैसा किया अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए। सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने अपना जो टेरिटरी था उसको एक्सपेंड किया, धौलपुर को जीता, ग्वालियर को जीता, इन सारे रीजन्स को जीता, और अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो किया। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन्होंने आगरा के साइट को चुना। मतलब उस टाइम पे आगरा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, तो कह सकते हैं कि इन्होंने आगरा शहर की नींव रखी। और बाद में हम लोग देखते हैं कि इनके आगे जो सक्सेसर्स आए उस टाइम पे आगरा जो है वो लोदीज़ का कह सकते हैं कि सेकेंड कैपिटल की तरह से ट्रीट किया, मतलब बन गया। क्योंकि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कहने का मतलब हो गया कि यहीं से लोदीज़ जो थे बहुत अच्छे तरीके से जो ईस्टर्न राजस्थान था उसको कंट्रोल कर सकते थे, मालवा पे नज़र रख सकते थे, गुजरात के रीजन पे नज़र रख सकते थे। कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से था आगरा का इस वजह से। और जो सिकंदर के सक्सेसर थे इब्राहिम लोदी, उन्होंने भी ये एक्सपेंशन जो सिकंदर लोदी ने किया उसको वो कंटिन्यू किया और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनका कई बार लड़ाई भी हुआ अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनसे, जैसे कि मेवाड़ से लड़ाई हुई। आपको पता ही होगा खटोली में राणा सांगा से लड़ाई हुई थी उनकी, हालांकि वो हार गए और उनकी ट्रूप्स पीछे हुई, लेकिन लड़ाई हुई क्योंकि एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो राणा जो थे मेवाड़ के, उनका पावर बढ़ रहा था, और इसी खटपट में आपको पता है कि फिर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो इनके अपोजिशंस थे ना, जो नेबरिंग स्टेट के जितने भी कह सकते हैं कि रूलर थे जिनसे इनका चल रहा था, वो सब मिल करके बाबर को इनवाइट करते हैं, और 1526 में बाबर आता है, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, और आपको पता ही है कि फिर सारा का सारा कहानी ही बदल जाता है, लोदी ख़त्म और फिर जो मुग़ल डायनेस्टी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो खैर आज के चैप्टर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, और अगर कहीं भी कुछ आपको लगता है डाउट या कुछ सवाल या फिर आपको लगता है कुछ सजेशंस देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे ही पता चले कि मैं अपने कंटेंट को किस तरीके से इम्प्रूव और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके आप तक पहुंचा सकता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।